नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की प्रथम वर्ष छात्र प्रस्तुति में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुति पूर्व सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वे अपने अपने मोबाइल फोन साइलेंट कर ले अथवा स्विच ऑफ करें। प्रस्तुति दौरान नाटक की किसी भी तरह की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अथवा रिकॉर्डिंग करना सख्त मना है। प्रस्तुत करने जा रहे हैं महेश एलकुंचवार द्वारा लिखित नाटक वासांसी जीर्णान, जिसका हिंदी अनुवाद किया है श्री रमेश मेहता जी। नाटक की प्रकाश परिकल्पना अवतार साहनी, संगीत संयोजन काजल घोष, वस्त्र सज्जा परिकल्पना मृदुला भारद्वाज, तकनीकी समन्वयक एवं सह निर्देशन मुजम्मिल हयात भवानी। नाटक का निर्देशन सूर्यमोहन जी कुलश्रेष्ठ। नाटक की अवधि है 1 घंटा 12 मिनट। प्रस्तुत है नाटक वासांसी जीर्णानी। क्या कह रहा था बाल भैया? क्या मतलब? अरे कुछ कहोगे भी? डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा क्या? नहीं। मतलब? अरे कुछ भी तो नहीं कहा, बस मेरा कंधा थपथपाता रहा। मुझसे तो अब ना कुछ सोचते बनता है ना ही कहते। काकी धीरज रख संजू। डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा मैंने। वो क्या कहता, दिख तो रहा है। अब तो बस इंतजार करो। ठीक कहती हूँ, हम और अब कर भी क्या सकते हैं। काकी अब तो बाबा की ओर देखा भी नहीं जाता। ऐसे भले आदमी को आखिर ये सब कब तक भोगना होगा? कौन जाने किसे कब क्या भोगना होगा। बाबा ने अपना सारा जीवन पढ़ने पढ़ाने और दूसरों की मदद करने में बिता दिया। अब कहीं जाकर आराम करने लगे थे। मैं जरा बाहर घूम कर आता हूँ। मुकुंद, ये बार बार बाहर क्या लेने जाता है? और नहीं तो क्या, वक्त का कुछ ख्याल ही नहीं। मेरे यहाँ बैठे रहने से भी क्या हो जाएगा, बस 5 मिनट में लौट कर आऊंगा। लगता है घबरा रहा है। हम लोग यहाँ पे नहीं है क्या? अभी बच्चा है ना, पहले कभी ऐसा कुछ देखा है क्या? ये कभी बड़ा होगा भी। अगर हम इसे हमेशा ही बच्चा समझते रहना है, सचमुच कभी बड़ा नहीं होगा। तुम तो बड़े हो चुके हो ना, यही बहुत है। क्यों झगड़ा करते हो? कुछ तो बीमार का ख्याल करो। मैं अकेला कहाँ कहाँ सर खपाऊं, हद हो गई। हम नहीं जानते क्या कि तुम कितना काम करते हो। संजू, उसने तो पिछले 1 महीने से पलक भी नहीं झपकाई। काकी जागते रहना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नींद तो असल में अम्मा की उड़ गई है। तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारा हाथ बटाना चाहती हूँ? पर तुम तो जानते ही हो। बहाना
और तू क्या करता है? हर समय व्यस्त रहने की नौटंकी तो नहीं करता ना। बिना बहस करने लगे। ठीक है, बाबा के पास आज मैं बैठूंगी। चलो तुम थोड़ा आराम कर लो। बैठ पाओगी? क्यों नहीं, देख लेना। देखूंगा क्यों नहीं, बस जरा रमेश को आ जाने दो। उसे समझा दूंगी कि आज मैं यही रहूंगी। और वो मान जाएगा। मेधा भी तो रात भर रोती रहती है। उसे आदत क्यों नहीं डालती? अब तू मुझे सिखाएगा? छोटी बच्ची है क्या वो? वो मेरे बिना सो ही नहीं पाती। अरे एक आध दिन उसे अपने बाप के साथ सो लेने दे। हाँ, सारा दिन वर्कशॉप में खटने के बाद वो घर आए और उसके वो बाद तो जैसे जानता ही नहीं कि थकान कैसे मिटाई जाती है। हर थकान का अक्सर इलाज। तेरे भरोसे तो नहीं करता ना। संजीवनी, एक ही गांव में मायका और ससुराल होने पर भी बाप की सेवा करने की फुर्सत तुझे नहीं है। ससुर की तो करती हूँ ना। कहीं तेरा इशारा रेखा की तरफ तो नहीं? वाह, दीदी टॉन्ट करना कोई तुमसे सीखे। मान गए दीदी को। तुम्हें जो कहना है कहो, मगर मैं उसे यहाँ बुलाने से रहा। मैंने ऐसे कब कहा? फिर भी उसके क्यों बाद बेकार अपना दिमाग खराब करते हो? कहीं इससे फिक्र में तुम्हारे बाल सफेद तो नहीं हो रहे? हाँ। एक दो साल में बड़े मजेदार लगने लगोगे। नहीं, पर तुम्हारे बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? मेरे तो नहीं हो रहे। 10 साल बाद अपनी सूरत आईने में देखना, तब बात करना। थीसिस पूरी हो जाने के बाद तो भाभी भी लौट आएगी। बस पहले उसका थीसिस पूरा तो हो लेने दे। सच, रेखा कितनी लकी है ना। 4 साल हो गए उसकी शादी को। इनमें से 3.5 साल वो आराम से मायके में ऐश करती रही। फिर वही दीदी डियर, ये टॉन्ट करने का आर्ट मुझे भी सिखा दे। एक वो है और एक मैं। जरा सी देर के लिए यहाँ आती हूँ तो पीछे से ससुराल का बुलावा चलाता है, आओ और बर्तन घिसो। रेखा भी तो घर का सारा काम करती है। मेरा मतलब है जब वो यहाँ हो जानती हूँ। सबका काम करती है, मेरा भी पूरा ख्याल रखती है। तो क्या हुआ, रखना ही चाहिए ना। और तुम कोई पराई तो नहीं होना काकी। ख्याल रखती है का मतलब तुम नहीं रखती क्या? नहीं रे, 40 साल हो गए उनको गए हुए, तब से मेरे सिर पर इसी घर का साया है, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। तेरी माँ का दिल बहुत बड़ा है, वरना मैं तो एक अनाथ और बेसहारा। तुम भी कहाँ कहाँ की बातें करती हो। तुमने कहा और मैं बस 5 मिनट में लौट कर आता हूँ। नहीं तो विनय यही आदम केगा। जैसा तू वैसा तेरा दोस्त। मुकुंद, अब कोई भरोसा है क्या? अरे किसी भी समय वो तो पिछले 1 महीने से ऐसे ही है। अबे इतनी जल्दी तंग आ गई? और भला होते किस लिए है लड़के? अच्छा बाबा, देखा कैसे काटने को आ रहा है। मुकुंद, बाबा के प्राण तो तुझी में बसते हैं। तुझे तो एक पल के लिए भी यहाँ से हिलना नहीं चाहिए। अगर अचानक वे तुझे पुकार बैठे तो? उनकी आवाज तो 3 हफ्ते पहले ही बंद हो गई थी। मुझे विनय के साथ एक इम्पोर्टेंट काम है, उससे अपने पैसे निकलवाने हैं। देखा कैसे बोल रहा है? मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, तुम्हारी तरह सेंटिमेंटल नहीं हो सकता। वैसे भी आज नहीं तो कल खर्चा तो होना ही है। बाबा ने इसके लिए क्या नहीं किया? करते थे ना, कौन मना करता है। एक बार तेरे टूर पर जाने की जिद के आगे बाबा ने वीपी से मंगवाई पुस्तक लौटाकर सारे पैसे तुझे दे दिए थे। मेरे भाग्य में तो फटी चप्पलें फटकारते कॉलेज जाना लिखा था। लो, हो गया शुरू। जब देखो कूदता रहता है। तुम्हारे लिए कभी किसी चीज की कमी क्यों ना थी? मांगते ही सब हाजिर। तुम्हारी ये मुखिया लानत है काकी, मुझसे चकचक सही नहीं जाती। पाल, अब तुम जरा यहाँ आकर बैठो। तुझे घर नहीं जाना क्या? कितनी रात हो गई, रो रो कर बच्ची ने आसमान सिर पर उठा लिया होगा। जाना तो होगा ही। तो जाओ ना, चलो उठो, तुम लोग भी अपना अपना काम करो। अम्मा, मैं बाहर घूम कर आऊं? यहाँ बैठ कर भी कौन से तीर चला रहा है? कभी तो एक जगह टिक कर बैठा कर। पिछले कई दिनों से इनकी हालत जस की तस है। बीत जाए तो महीना, वरना बस 5 मिनट। क्यों ऐसे अशुभ वचन बोलती हो? अपने को ठगना मैंने नहीं सीखा। चलो उठो। मुकुंद, अब तू बड़ा हो गया है, चल उठ, भैया को थोड़ा आराम कर लेने दे। वो कितनी मेहनत कर रहा है, तू यहाँ बैठे बकबक कर रहा है। अम्मा, अम्मा जरा बाबा को देखना क्या कर रहे हैं।
अचानक हंसने लगे थे। कौन जाने उनके मन में क्या चल रहा होगा, उन्हें क्या याद आ गया हो। एक बार पुकार कर तो देख। क्या वो हमारी पुकार सुन लेंगे अम्मा? कोशिश करके तो देख। मनोरमा, मेरा कहा मान होगा, ऐसे कैसे चलेगा? हाँ, और किसी का नहीं तो बच्चों का ही ख्याल कर मेरी मान। सारी उम्र तुम्हारा ही तो कहा माना है, होनी को कोई टाल सकता है क्या? तू जा, थोड़ा आराम कर ले, रात के खाने का काम मैं देख लूंगी। अब रहने ही दो, बच्चों को दोपहर का बचा हुआ परोस देंगे। मुकुंद को तो बस गर्मा गर्म रोटी ही चाहिए, बिल्कुल अपने बाप की तरह। इसने उनकी यही एक आदत तो अपना ही है। मैं तैयार हूँ। किसी को पहले तो किसी को बाद में जाना ही होगा। फिर भी मेरा बड़ा मन था कि मैं इनसे पहले जाऊं। 40 वर्षों का संग साथ साथ कितना कुछ देखा होगा। अब तो बस यही मना रही हूँ कि जल्द से जल्द इनको इस यातना से मुक्ति मिले। रघुनाथ, रघुनाथ। रघुनाथ नहीं आया ना? कौन जाने इनके प्राण किस पैक के हुए हैं। रघुनाथ, रघुनाथ। पता नहीं याद उनका कैसा तूफान उठ रहा होगा। रघु, रघु की यादें। कितनी ही यादें। चलो, कुछ और नहीं तो तेरे पास उसकी यादें तो हैं। एक उम्र बीत जाने के बाद क्या हाथ लगता है, सिर्फ यादें। अरे रघु को देखा क्या? आया। हे रघु, द्वार खुला है। बाबा की कितनी स्मृतियां मेरे पास भी तो है। तो उनका लाडला जो था, रघु, रघु मेरा लाडला। वो तो सभी को अपना लाडला मानते थे। ये तुम्हारा वहम है। नहीं मानते थे? तुमसे बेहतर और कौन जानता है? अरे रघु को देखा क्या? आया, दिखा। उन्होंने कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना नहीं सीखा। मगर दिखा तो सकते थे ना। बाल तेरे लिए मुझसे जो भी बन पड़ा मैंने किया ना बेटा। अम्मा तुम मानती क्यों नहीं कि तुमने हमेशा मुझ में और इन लोगों में फर्क माना है? फिर वही शिकायत, कहने दे उसे। बोल लेने दे, बोल लेने दे। बता, बता बेटा, क्या खटक रहा है तेरे मन में? हाँ, अरे रघु अब आने ही वाला है, उसके आने से पहले सब बता दे। बोल ना। अब बोलकर भी क्या होगा? बीता हुआ समय क्या लौट आएगा? उससे जब भी कुछ मांगा छोटी सी चीज, उनका एक ही जवाब होता था, नहीं। उन दिनों हम बेहद गरीब थे। अगर गरीब लोग बच्चों की मांगे नहीं पूरी कर सकते तो बच्चों को पैदा ही क्यों करते हैं? बेटा, बेटा, तू कभी मेरा था? और गरीबों के बच्चे नहीं होते क्या? वो तो इस तरह नहीं बुनबुनाते। सवाल गरीबी का नहीं है अम्मा। पुस्तकें छोड़ उन्होंने कभी एक पैसा भी अपने ऊपर खर्च नहीं किया। सारा पैसा तुम लोगों पर लगा दिया। पहली बार अपने लिए जूते मैंने नौकरी लगने के बाद खरीदे थे, तब तक उतरन और घटिया स्लीपरों से ही काम चलाता रहा। बस एक बार साधारण सी जर्किन लेना जानती हूँ हम तेरे लिए बहुत ज्यादा नहीं कर पाए। जर्किन नहीं, जूते नहीं, साइकिल नहीं, महंगी कॉलेज में शिक्षा भी नहीं। मगर और भी तो ऐसी कितनी बातें हैं जो आज तुझे याद नहीं है। सिर्फ एक बार उन्होंने तुझे एक चाटा मारा था, तब तो छोटा सा था।
फिर सारी रात तुझे छाती से लगाए रोते रहे थे। कोई भूल हो जाने पर मुझे रघु की बड़ी याद आती थी। और एक बार तू तैरने गया था, लौटने में बड़ी देर लगा दी थी। उनकी छाती धक धक करने लगी थी। छाती पर हाथ रखकर घबरा कर बैठ गए थे। डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। उस दिन मेरी वो सारी अकुलाहट सिर्फ रघु के लिए थी। बचपन में तुमने एक कविता लिखी थी, उसके पन्ने जर्जर हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो कविता उनके पास सुरक्षित है। कौतुक में वो तुझे रविंद्रनाथ कहा करते थे। रघु, तो क्या बाबा ने मेरा नाम रविंद्रनाथ रखा था? नहीं, ये नाम तो मैंने रखा था, क्योंकि रविंद्रनाथ उनके प्रिय कवि थे। प्राण सखा, बंधु। और मेरा नाम किसने रखा था? तेरा नाम तेरा नाम किसी एक ने नहीं रखा था। बचपन में तू 2 साल तक एक शब्द भी नहीं बोला था। मैं तुझे मुखिया मुखिया माने गूंगा बुलाने लगी थी। बस पता ही नहीं चला ये मुखिया कब मुकुंद में बदल गया। नाम तो उन्होंने बस इसका रखा था। एक बार वो बहुत बीमार हो गए थे। उन्हीं दिनों ये पैदा हुई और वो ठीक हो गए। कहने लगे ये तो मेरे लिए संजीवनी है। मगर अब ये सारी बातें किसी को याद नहीं आती। इसका ये मतलब तो नहीं कि उनका सारा किया धरा बेमानी हो गया, उसका कोई अर्थ ही नहीं रह गया। माना कि मुकुंद को 4 कपड़े ज्यादा ले दिए होंगे, उसके हट के सामने हार भी जाते थे, पढ़ने के लिए उसे शहर भी भेजा था, तो वो बड़ा सिद्धि था। उसके किचकिच से बचने के लिए मैं उसकी हर मांग पूरी कर देता था। मगर तुझे तो मांगने से भी डर लगता था, मानो अपने पिता से नहीं किसी अजनबी से मांग रहा हो। जो कुछ भी उन्होंने तुझे दिया है वो छोटे को कहाँ मिला है? संजू को भी नहीं। तुझे सामने बिठाकर गीतांजलि सुनाया करते थे, श्लोक सिखाते थे, थपकियां देते देते चांद दिन रात में टहलते हुए गीत सुनाया करते थे। कितनी साधना, कितनी पढ़ाई। उन्होंने अपना सारा जीवन इसी गांव में बिताया था, मगर उनसे मिलने के लिए लोग कहां-कहां से नहीं आते थे, संदर्भों की जानकारी हासिल करने। और ये सारा ज्ञान वो तुझे ही तो सौंपना चाहते थे। मगर मैं निकला मंद बुद्धि बैल। तुम्हें भी तो पढ़कर सुनाते होंगे। मुझे पूरे दिन में अगर एक बार मुझसे बात भी कर लेते तो मैं 1.25 रुपए के पेड़ों का प्रसाद चढ़ाती। यूं भी कविता का आनंद उठा पाती, ऐसे मेरे औकात ही कहाती। कविता पाठ करते हुए अक्सर उनकी आंखें यहाँ वहाँ किसी की खोज में भटकती रहती थी। रघु। क्यों दादा, तुमने फिर कभी कविता नहीं लिखी? कविता? सारा दिन काम पर खटने के बाद चूर होने पर कविता कहाँ से लिखता? फिर बहाना। घर का काम करता, कॉलेज का काम करता, ट्यूशन पढ़ाता, और ये सब करने के बाद जब देर रात के घर लौटता तो अकेले बैठ के ठंडा खाना खाने को मिलता। ये चूक तो हम ही से हुई। हमें कभी भी सोचा ही नहीं कि तुम्हें भी गर्म खाना देना चाहिए। तब क्यों नहीं कहा? कोई सुनने वाला भी तो होता। अब बोल रहा है। तब यही लगता था कितना शांत लड़का है, हमेशा नाक की सीट में चलने वाला। नहीं, ये सच नहीं है। ये उदास रहता था। मुझे याद है, स्कूल से लौटते हुए तुम अकेले ही सिर नीचा किए सड़क के किनारे किनारे चला करते थे, पत्थरों को ठोकरे मारते हुए। तुम्हारी मन की बात सुनने वाला कोई साथी भी ना था। 5 मिनट की दूरी तय करने में आधा घंटा लगा देते थे। कभी किसी से बोलने बतियाने का मन ही नहीं होता था, घर लौटने का भी नहीं। हम जो भी कर सकते थे हमने किया। सिर्फ काकी को मेरी चिंता रहती थी। बचपन में मैं उसी के पास सोया करता था। वो मेरा सिर सहलाती और मुझे कहानियां सुनाती। क्या तुमने कभी ऐसा किया था? क्या कभी अपने गले से लगाया था? नहीं बेटा, उसे कुछ मत कहना, उसे कुछ मत कहना। मैंने ही उसे तुझसे दूर रखा था। मैंने ही कहा था, काकी निबट अकेली और दुखियारी है, इसका सारा काम उन्हें करने दो, उनका मन लगा रहेगा।
मगर सच्चाई तो कुछ और ही थी, इससे एकदम अलग। हमने तो सारा घर तेरी काकी पर छोड़ रखा था। तेरे जन्म लेते ही बाई ने इस घर को और मैंने इन्हें संभाल लिया था। शुरू के दिनों में मैंने तुम्हारी देह को बहुत दुआ था, मगर तुम्हें भोगते समय तो मेरे मन में कोई और ही रहता था। मुझे बाई का बहुत बड़ा सहारा था। ऐसा क्यों कहती हो? तुमने कभी जतलाया नहीं, यही तुम्हारा बड़प्पन है। मगर सच तो यही है कि तुम ही ने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। कहने को तो ये मेरे बच्चे थे, मगर कभी मेरे नहीं हुए। कभी कभी मैं सोचने लगती, क्या ये सच में मेरे ही बच्चे हैं? मैंने ही इन्हें जना है। तुम्हारे बच्चे कभी तुम्हारे नहीं हुए, मैं भी तुम्हारा नहीं हुआ। मैं तो सदा से रघु का था। ए रघु, ए आना, देखना तेरी याद आती ही मेरी आंखें कैसे भीग आती है। आना, आना। बाबा की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मुझसे तो देखा नहीं जाता। कैसे नहीं देखा जाता? देखना ही होगा, सीख जरा। लाड़ प्यार ने तुझे एकदम निठल्ला बना दिया है। मेरा गोबर गणेश, चल खड़ा हो जा। रघु, ये है मेरे बुढ़ापे की संतान। इसके पैदा होने पर मैंने सोचा था अब तो मिल जाएगा, नहीं मिला। फिर वो मुझे अजनबी लगने लगा और मैं इससे प्यार करने का दिखावा करता रहा। इसने इस छल को भाप नहीं लिया होगा क्या? बच्चे तो अनाथ सब कुछ जान लेते हैं, मगर एक तू है जो कुछ नहीं समझता। अरे कैसा लड़का है रे तू! तेरी याद आने पर मैं सब कुछ भूल कर एक छोटा सा बच्चा बन जाता हूँ। बार बार बेचैन हो रहे हैं। मैं जल्दी से घर का एक चक्कर लगाती हूँ। बस यूं गई और यूं आई। लगा ले। वैसे तेरे लौट कर ना आने से भी चलेगा। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम तुझे बुला लेंगे। आज की रात यही क्यों नहीं रुक जाती? आकाश तो नहीं टूट पड़ेगा? तू नहीं समझेगा। क्यों अपने पति से इतना अधिक डरती है? प्रेम विवाह किया है ना, प्रेमी पति। वाह रवि बाबू, आखिर तुम भी टॉन्ट करना सीख गए। मान गई दीदी, तुम्हें ना टॉन्टिंग कला की क्लास लगानी चाहिए। तुम्हारा पहला विद्यार्थी मैं। अब तुझे ये कला सीखने की क्या जरूरत? वैसे ही 16 कलाओं से पूर्ण है। जमाई बाबू के समान। बोल, तू भी बोल। हंसना, सभी तो हंसते हैं, तू ही क्यों पीछे रहने लगा? बस अब कोई इसे कुछ नहीं कहेगा। अम्मा तुम समझती क्यों नहीं? हमें ऐसी बातें करना अच्छा लगता है क्या? एक दिन वो रात को रास्ते में मिला था, इतनी अधिक पी रखी थी कि चला भी नहीं जा रहा था उससे। तो घर छोड़ाना था ना। सारा गांव हमारी हंसी उड़ाता है। सिर्फ हंसी ही उड़ाता है ना, इसे तो न जाने क्या क्या झेलना पड़ता है। मगर हम क्यों झेले? गलती किसी की और वो हम क्या, हम सिर्फ अपनी गलती की सजा नहीं भोगते, दूसरों की भूल की भी सजा भुगतनी पड़ती है। शिट! मुकु, जाने भी दो अम्मा।